हेलो दोस्तों, हमारा मिशन है हर उस जगह के राज से पर्दा उठाना जहां जाने से लोग थर थर कांपते हैं। इस किले के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन मैंने यहाँ के सन्नाटे में पूरे 5 दिन और रातें गुजारी और सच यही है, यहाँ कोई रूहानी ताकत नहीं है। यह किला सिर्फ गुजरे हुए वक्त की एक खामोश निशानी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली दहशत का सामना तो अब होगा। हमारी अगली मंजिल है छायागर की वो हवेली जहां की दीवारों से आज भी रोने की आवाजें आती हैं। सुना है वहां जो भी गया वो फिर कभी नहीं दिखा। तो क्या आप मेरे साथ छायागर के उस खौफनाक सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे भाई रवि, क्या कह रहा है तू पागल तो नहीं हो गया? तू शायद जानता नहीं है उस छायागर की हवेली के बारे में। वो इस पूरी दुनिया की सबसे भयानक और मनहूस जगह है। वहां नहीं जाना भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे। अभी वक्त है, वीडियो रीशूट कर लेते हैं। तू बस उस जगह का नाम निकाल दे अपनी स्क्रिप्ट से। समझ रहा है ना तू? वहां जो एक बार गया वो कभी वापस नहीं आया। हमें वहां नहीं जाना। राकेश, तू कब से इतना डरपोक हो गया भाई? हम कितनी ही ऐसी रूहानी जगहों पर जा चुके हैं और हर बार उनका पर्दाफाश किया है। तब तो तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, तो आज इस मामूली सी हवेली के नाम से क्यों कांप रहा है? वीडियो रीशूट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या तू अपने इस जिगरी दोस्त की बात भी नहीं मानेगा? तैयारी कर ले, क्योंकि हम कल सुबह ही छायागर के लिए रवाना हो रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। चल भाई, तू नहीं मानेगा, मैं जानता हूं। तेरी ये जिद हमें एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। आज तूने हमारी मौत को बुलावा दे दिया है रवि। अगर हम वापस ना आए तो जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। खैर, अब जब मरना ही है तो चल, मैं भी साथ हूं। छायागर की सीमा में कदम रखते ही हवाओं का रुख बदल गया। रवि और राकेश एक चाय की दुकान पर रुक गए। अरे बेटा, इस उजाड़ गांव में तुम जैसे नौजवानों का क्या काम? किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हो या रास्ता भटक गए? यहाँ तो बरसों से किसी अजनबी ने कदम नहीं रखा। अरे नहीं काका, हम रास्ता में ही भटके हैं। हम तो उस छायागर की हवेली के राज का पर्दाफाश करने आए हैं। आज उस हवेली का सारा खौफ खत्म होगा। कल सुबह फिर मिलेंगे इसी दुकान पर। क्या? वो छायागर की हवेली? नहीं बेटा, वहां भूल कर भी कदम मत रखना। वहां आज तक जो भी गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। वो तुम्हें मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ता। अभी वक्त है, वापस मुड़ जाओ, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नसीब नहीं होगी। कौन काका? कौन हमें नहीं छोड़ेगा? आखिर ऐसा क्या है उस हवेली में? मैंने भी सुना है कि वहां कोई रूहानी ताकत है, कोई ऐसा साया है जो बरसों से भटक रहा है। लेकिन आखिर वहां हुआ क्या था? वो बेटा, 100 साल पहले इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था ठाकुर गजराज सिंह। उसकी लाठी के दम पर पूरा इलाका चलता था। उसने धमकाकर बेगुनाह किसानों की जमीनें हड़प ली और न जाने कितनों के घर उजाड़ दिए। आखिर एक दिन गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और सबने मिलकर उसे शमशान में जिंदा जला दिया। कहते हैं उसकी पापी आत्मा आज भी उसी हवेली के कमरों में कैद है और अपनी जमीन की रखवाली कर रही है। लोग अब उसे कहते हैं पुरानी हवेली। अरे काका, मैं तो इस रवि को कब से समझा रहा हूं, ये मेरी बात मानने को राजी ही नहीं है। पता नहीं इसने क्यों अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसे कब से कह रहा हूं कि उस हवेली में नहीं जाना। बहुत हो गया ये खेल, अभी के अभी वापस चल। अरे ओ डरपोक, ये सब सिर्फ कोरी अफवाहें हैं और कुछ नहीं। याद है उस पुराने किले का हाल जहां हम अभी गए थे? वहां भी लोग यही कहते थे कि भूत रात में गर्दन पे चाकू मार के जान ले लेता है और अगले दिन घर के बाहर लाश फेंक देता है। पर क्या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ? क्या वो सच था? बिल्कुल नहीं। अब तू ही बता, क्या हम सच जाने बिना इन दकियानूसी बातों पर यकीन कर लें? अगर तुझे अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो जा, भाग जा यहाँ से। लेकिन मैं सच का पता लगाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। ओ जिद्दी इंसान, अब बच्चा मत बन। मैं जानता हूं तू मानने वाला नहीं है रवि। तू वहां जाकर ही दम लेगा। आजकल तू कुछ ज्यादा ही बहादुर बन रहा है ना। देख, तू मेरा बचपन का यार है,
सिर्फ अपनी इस पुरानी दोस्ती के नाते में तेरे साथ उस नरक में कदम रख रहा हूं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। आखिरकार रवि और राकेश उस पुरानी हवेली के विशाल और जंग लगे द्वार के सामने खड़े थे। उस इमारत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों से किसी ताजा शिकार का इंतजार कर रही हो। देख मेरे यार, तू खामखा डर रहा था, अब अपनी इन फटी आंखों से देख कितनी शानदार और मस्त हवेली है ये। तुझे भूत दिख रहे हैं और मुझे यहाँ करोड़ों का कंटेंट दिख रहा है। आज इस हवेली के वीडियो से हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज की बारिश हो जाएगी भाई। दुनिया देखेगी कि रवि और राकेश ने उस जगह को फतेह कर लिया जहां जाने से लोग थर थर कांपते थे। हैरो बरखुरदार, यहाँ कदम रखने की जुर्रत तो कर ली, पर वीडियो बनाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। ये हवेली तुम्हारी मौज मस्ती का अड्डा नहीं है। अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? हमने तो सुना था कि यह हवेली सालों से वीरान पड़ी है और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। मूर्ख, तेरी ये मजाल कि तू मुझसे मेरा ही नाम पूछे। तू इस वक्त छायागढ़ के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर गजराज सिंह के सामने खड़ा है। इतनी भी तमीज नहीं सीखी शहर में? बरखुरदार, मेरी इजाजत के बिना यहाँ की हवा भी अपनी जगह नहीं बदलती, और तू यहाँ खिलौना लेकर फोटो खींचने आया है क्या? ठाकुर गजराज सिंह? नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? गांव वालों ने तो साफ साफ कहा था कि 100 साल पहले तुम्हें शमशान में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। अगर तुम वही ठाकुर हो तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? क्या वो सब सच था? क्या तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह हो? मूर्ख, उन जाहिल गांव वालों की बातों में आ गए। वो मेरी अमीरी और रुतबे से जलते हैं, इसलिए ऐसी झूठी अफवाहें फैला रखी हैं। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, होश में आओ। 100 साल पहले जो जमींदार थे वो मेरे पूर्वज रहे होंगे, पर इस वक्त इस हवेली और इस इलाके का मालिक मैं हूं। बरखुरदार, अपनी इन फटी आंखों से देखो, क्या कोई रूह तुम्हारे सामने ऐसे खड़ी हो सकती है? तुम्हारी ये गुस्ताखी मैं सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि तुम यहां पहली बार आए हो। ठाकुर साहब, गुस्ताखी माफ। हम तो बस इस हवेली का सच दिखाना चाहते हैं। बस एक बार ये वीडियो बाहर जाने दीजिए, उन सब का झूठ पकड़ा जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया आपके रुतबे की असलियत जाने? ठीक है, जब तुमने मेरी ही शान दिखाने की ठान ली है तो मैं नहीं रोकूंगा, पर पहले अपने रहने के लिए एक कमरा देख लो। मेहमान नवाजी के बिना मैं किसी को जाने नहीं देता। बाद में अपना यह तमाशा रिकॉर्ड करना और यहां से दफा हो जाना, पर याद रखना दोबारा कदम मत रखना। यहां आने का रास्ता सबको पता है, पर यहां से जाने का रास्ता सिर्फ मेरी मर्जी से मिलता है। रवि और राकेश ने हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक पुराना कमरा पसंद कर लिया। चारों तरफ धूल और जाले थे, पर रवि के लिए यह परफेक्ट लोकेशन थी। राकेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कमरे के सन्नाटे में कोई और भी सांस ले रहा है। राकेश को अब भी शक था कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। उसे लगा जैसे दीवारों के पीछे से कोई उसे घूर रहा हो। तभी यार, कुछ तो बहुत अजीब है। हम ऐसी कई डरावनी जगहों पर जा चुके हैं, पर जो दहशत यहां महसूस हो रही है वैसी पहले कभी नहीं हुई। तूने गौर किया? उस ठाकुर की कोई परछाई नहीं थी भाई, और उसकी वो बात। यहां आने का रास्ता सबको पता है, पर यहां से जाने का रास्ता सिर्फ मेरी मर्जी से मिलता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह खुली धमकी है। भाई मेरी बात मान ले, यहां की हवाओं में मौत की बू आ रही है। अभी मौका है, निकल चलते हैं यहां से। अरे ना समझ, डरपोक कहीं का, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठाकुर साहब तो वैसे ही है जैसा एक खानदानी जमींदार होता है, दमदार, रौबदार और कट। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सिर्फ तेरा वहम है। सो जा अभी के लिए, आज के लंबे सफर ने तुझे बहुत थका दिया है। कल रात को हम अपना असली वीडियो शूट करेंगे और फिर यहाँ से टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे भाई। अरे यार, ये रवि भी ना कभी किसी की नहीं सुनता। अब छोड़ो, इसके पीछे मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं भी सो ही जाता हूं। हे भगवान,
बस सुबह तक सब ठीक रहे। ये कमरा, ये हवेली, सब कुछ कितना डरावना है। सो जाओ राकेश, ये सब तेरा वहम है, बस सो जाओ। हे राम, ये कैसा अजीब और खौफनाक सपना था। मेरा दम घुट रहा है। रवि, ओ रवि, कहां गायब हो गया तू? मजाक मत कर भाई, सामने आ। रवि, तू यहां सो रहा था ना, फिर अचानक कहां चला गया? ये कमरा इतना ठंडा क्यों हो गया है? रवि, जवाब दे भाई। रवि, रवि, अरे तू यहां क्या कर रहा है आधी रात को? नींद नहीं आ रही क्या तुझे? सोने से पहले तो तू इतना कुछ बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और अब यहां सन्नाटे में खड़ा है। देख, तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई है भाई। चल अब चुपचाप कमरे में, मेरा दम फूल रहा है यहां। राकेश, यार तू सही था। इस हवेली में कुछ न कुछ राज तो दफन है। या पता नहीं क्यों एक ठाकुर की जगह एक ही जैसे दिखने वाले ठाकुर की दो बड़ी तस्वीरें हैं। जरा गौर कर राकेश, देख इन्हें, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, पर इनकी आंखों में कुछ अलग है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रही हैं। ये हवेली हमें पागल कर देगी राकेश। देख, मैं तुझसे पहले ही कह रहा था निकल लेते हैं यहां से, पर नहीं, तुझे तो अपने चैनल की पड़ी थी। क्या अब चैनल की वजह से हम अपनी जान गंवा देंगे? मैं शुरू से कह रहा था कि यह हवेली ठीक नहीं है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख, हम यहां फंस चुके हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो कोई हमें ढूंढने भी नहीं आएगा। रवि, अभी भी वक्त है, यहां से भागो। राकेश भाई, उसे पता नहीं क्यों, पर यह हवेली कभी कभी ऐसी लगती है जैसे मैं यहां कभी रहा हूं। ये ऊंची दीवारें, ये पुराना सन्नाटा, ये सब कुछ मुझे कुछ याद दिलाता है। लेकिन पता नहीं क्या, एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे हर पत्थर मेरा नाम जानता हो। एक धुंधली सी तस्वीर है जो साफ नहीं हो रही, जैसे मैं यहां मेहमान नहीं, इस हवेली का कोई पुराना हिस्सा हूं। अरे बरखुरदार, इतनी रात को कहां जा रहे हो तुम दोनों? क्या मुझसे मिलकर नहीं जाओगे? इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा रुको, अभी तो ढेर सारी बातें करनी बाकी हैं। तुम आए तो इस वीरान हवेली में जैसे फिर से जान आ गई। ऐसे अचानक पीठ दिखाकर भागोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। 100 साल, पूरे 100 साल बीत गए किसी की आहट सुने हुए। आओ पास आओ, अभी तो रात बहुत लंबी है और मेरे पास सुनाने को बहुत कुछ है। क्या क्या बोलेंगे आप ठाकुर साहब? बोलिए। 100 साल से क्या मतलब है आपका? आप यहां कब से रह रहे हैं? और देखिए, ये 2 तस्वीरें, एक तो आपकी है, पर ये दूसरी किसकी है? ये भी आपकी ही तरह दिखती है, पर इसमें कुछ तो अलग है। कौन है ये दूसरा शख्स? मुझे पता है यह कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। गांव वाले यूं ही झूठ नहीं कह सकते। आप हमें डरा रहे हैं ठाकुर साहब। साफ साफ बताइए कि यह माजरा क्या है? माजरा? अरे बरखुरदार, माजरा तो बहुत बड़ा है। मेरी एक कहानी सुनो, पर मेरी एक शर्त है, बीच में कोई सवाल नहीं पूछोगे। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि यह दूसरा शख्स कौन है। अब सुनो, 100 साल पुरानी बात है। इस इलाके के एक नामी जमींदार थे, ठाकुर बलवंत सिंह। उनके 2 बेटे थे, ठाकुर गजराज सिंह और ठाकुर वीरेंद्र सिंह। दोनों जुड़वा थे, एक ही कोख से जन्मे, एक ही शक्ल, एक ही साया। अब ठाकुर बलवंत सिंह के मरने का समय निकट था। बेटा गजराज और वीरेंद्र, पास आओ। अब मेरा दम निकल रहा है। तुम दोनों ने हमेशा मेरी सेवा की है।
गजराज बेटा, मैं अपनी ये सारी जायदाद और ये रुतबा आज तुझे सौंपता हूं। मेरी विरासत को बचा लेना बेटा। और वीरेंद्र, तू हमेशा हमेशा अपने भाई की सेवा करना बेटा। बस अंधेरा छा रहा है, मुझे विदा करो। ये शब्द कहते ही ठाकुर बलवंत सिंह हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद गए और उनके जाते ही इस हवेली की किस्मत भी काली पड़ गई। उनका वो वफादार और ईमानदार बेटा गजराज सिंह दद्दी मिलते ही एक भूखे भेड़िए की तरह बदल गया। वो एक जालिम और अत्याचारी दरिंदा बन गया जो गांव वालों के खून से अपनी प्यास बुझाता था। लेकिन उसका भाई वीरेंद्र, वो उससे बहुत अलग था। वो अंधेरे में छिपकर लोगों की मदद करता था, पर क्या करता, अपने मरते हुए बाप को जुबान दे चुका था, इसलिए अपने भाई की हैवानियत सहते हुए भी उसकी चाकरी में लगा रहता था। जमींदार साहब, आप यहां? क्या बात है सरकार, मुझे ही बुलवा लिया होता, मैं खुद हवेली हाजिर हो जाता। आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? अरे रे मुरली प्रसाद, कितनी बार पैगाम भेजा तुम्हें, पर तुम हो कि हवेली का रास्ता ही भूल गए। मजबूरन हमें ही चलकर तुम्हारे पास आना पड़ गया। देखो, एक छोटा सा काम कर दो, अपनी ये जमीन हमें बेच दो। मुंह मांगी कीमत देंगे हम तुम्हें इसकी। मांगो, जो चाहो मांगो मुरली, बस ये जमीन हमारे नाम कर दो और चैन की नींद सो जाओ। नहीं नहीं सरकार, ये जमीन मैं नहीं दे सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूं सिर जी। मेरी तो 2 वक्त की रोटी ही इसी मिट्टी से चलती है, और अगर मैं ज्यादा पैसे के लिए इसे बेचना भी चाहूं तो भी नहीं बेच सकता। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, बरसों से मेरे पुरखों की अमानत है। ये मेरे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरी जान है सरकार। मैं इसे नहीं बेच सकता। मैं बोलूंगा सच, तुम समझोगे झूठ। अरे मुरली प्रसाद, एक बार ठंडे दिमाग से सोच तो लो। हमारे जमींदार साहब की जुबान पत्थर की लकीर है। अरे जितनी कीमत मांगोगे उतनी मिलेगी। रकम इतनी ज्यादा होगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी बैठकर शान से जिएंगी। अभी भी मौका है मुरली, अपनी किस्मत आजमा लो। क्या इस बेजान जमीन के टुकड़े को सीने से लगाए बैठे हो और कहते हो कि ये तुम्हारी जान है? अरे भाई, छोड़ो इस मिट्टी को और अपनी जिंदगी सुधार लो। तुम्हारा परिवार भी राजी खुशी रहेगा, वरना समझदार को इशारा ही काफी है। नहीं मुंशी जी, मेरा फैसला पक्का है। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, पर मैं अपनी ये पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकता। तो ठीक है बरखुरदार, इसका फैसला बाद में करेंगे, पूरे कायदे और कानून के साथ, हैं? अरे हमें जमीन तो तुम दोगे ही मुरली, आज नहीं तो कल। क्यों रे बरखुरदार? चलो मुंशी जी, अभी चलते हैं यहां से। अभी तो हमें बहुत से काम निपटाने हैं। बाहर धूप बहुत तेज है और ये तपती दोपहर किसी की भी जान ले सकती है। संभल कर रहना। चलो। रात का गहरा सन्नाटा और उस कच्ची सड़क पर मुरली काका की पुरानी साइकिल के पैडल मारने की चरचर की आवाज। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी सामने से काल बनकर ठाकुर गजराज सिंह प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही पुरानी दरिंदगी थी जो रात के अंधेरे में और भी चमक रही थी। मुरली काका का कलेजा मुंह को आ गया। जमींदार साहब, आप इस वक्त यहां? क्या बात है सरकार? अरे बरखुरदार, अब ये मासूमियत का नाटक बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बहुत अच्छे से जानते हो तुम। एक छोटी सी चीज मांगी थी तुमसे, तुम्हारी वो जमीन। बस उसे हमारे नाम कर दो। अगर नहीं तो याद रखना मुरली,
हमारा क्रोध सिर्फ दो ही चीजों से शांत होता है, या तो तुम्हारी जमीन देने की हामी से, या फिर तुम जानते ही हो, जमीन तो हमारी होकर ही रहेगी, चाहे रास्ता ये हो या वो, फैसला तुम्हारा है। नहीं नहीं जमींदार साहब, वो जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। आप मुझे इस तरह धमकाइए मत, वरना मुझे सरपंच जी को सब कुछ बताना होगा। आपको कब से मना कर रहा हूं सरकार, पर आप हैं कि मानते ही नहीं। मैं आपके पिताजी की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी इज्जत की खातिर कह रहा हूं, आप यहां से चले जाइए सरकार। खुदा के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं बोलूंगा सच, तुम समझोगे झूठ। अरे रे बरखुरदार, इतना गुरूर, इतना घमंड, तुम अब जमींदार साहब के आगे जुबान चला रहे हो। अपनी हैसियत भूल गए मुरली। हाँ, अभी भी वक्त है भाई, उनसे माफी मांग लो और ये जमीन चुपचाप उनके नाम कर दो, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जमींदार साहब, माफी तो मैं मांगता हूं आपसे, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो। लेकिन जमीन वो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए सरकार। ये मिट्टी मेरे पुरखों का लहू है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नीलाम नहीं करूंगा। आप बड़े, मुझ गरीब पर रहम कीजिए, पर यह जमीन मुरली के जीते जी आपकी नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है बरखुरदार, चलो, हमें तुम्हारा ये फैसला मंजूर है। क्यों वीरेंद्र, मुंशी जी सही कहा ना? हाँ। अरे ओ सांबा, राजवीर, बरखुरदार के साथ अब क्या करना है वो तुम दोनों अच्छे से जानते हो ना? तुम जानते ही हो मुरली, हमारी मुराद तो पूरी होकर ही रहेगी। नहीं जमींदार साहब, नहीं। अगले दिन जैसे ही गांव वालों को मुरली काका की मौत की खबर मिली, पूरे गांव में जैसे मातम और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी बूढ़ी पत्नी की चीखें और पूरे गांव का वो खौलता हुआ खून। किसी के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं था, पर सबकी रूह जानती थी कि ये दरिंदगी सिर्फ ठाकुर गजराज सिंह ही कर सकता है। और फिर जैसे ही रात का काला साया गहराया, वो छोटी सी चिंगारी एक भयानक आग में बदल गई। विद्रोह हो चुका था, पूरा गांव मशाले लेकर हवेली की ओर बढ़ चला। वे हम दोनों भाइयों को घसीटते हुए हवेली से बाहर शमशान ले आए। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, क्रोध की उस आग में डूबी भीड़ के लिए यह पहचानना नामुमकिन हो गया कि हम में से गजराज कौन है और वीरेंद्र कौन। उनका बदला सिर्फ उस पापी दरिंदे गजराज से था, वीरेंद्र से नहीं। वो जानते थे कि वीरेंद्र ने हमेशा सबकी मदद की है, पर उस रात हम दोनों के चेहरे एक जैसे थे और भीड़ की आंखें अंधी। अरे भाई, मुझे यहाँ शमशान क्यों ले आए? खुदा के लिए मेरी बात सुनो। ये गजराज सिंह है, मैं वीरेंद्र सिंह हूँ। मुझे छोड़ दो भाई, मैंने तो हमेशा तुम्हारी सहायता की है। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? अपने ही सगे भाई को इस तरह मौत के मुंह में धकेल कर उसे धोखा दे रहे हो? सच बताओ इन गांव वालों को, बताओ इन्हें कि असली गजराज कौन है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे पापी साबित कर रहे हो। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारे साए में रहा, तुम्हारी इज्जत की, और आज तुम ही मुझे पराया कर रहे हो। बताओ इन्हें भैया, सच बताओ। झूठ न बोलो भैया। आज तक तुम्हारी सेवा की और आज मौत के सामने खड़े होकर इतना बड़ा झूठ? कायर हो तुम ही गजराज सिंह हो। तुम ही वो पापी हो जिसने मुरली काका का खून किया। मुझे अपनी ही आग में क्यों फंसाते हो? सच बताओ इन लोगों को,
अपनी रूह को और कितना काला करोगे? बताओ इन्हें कि असली दरिंदा तुम हो। उन मूर्ख गांव वालों ने अपना फैसला ले लिया। जलती मशालों के बीच उन्होंने गजराज को छोड़ दिया और एक मासूम की जान ले ली। उन्होंने ठाकुर वीरेंद्र सिंह को ही जला दिया, उस पुरुष को जिसने हमेशा अपने भाई से छिपकर उनकी मदद की थी, जिस भाई के लिए वो हर पल खड़ा रहा। उसी भाई ने मौत के मुहाने पर उसे ऐसा धोखा दिया। और फिर जैसे ही आग की लपटें आसमान छूने लगी, गजराज वहां से साए की तरह फरार हो गया। वो फिर कभी किसी को नहीं मिला। तब जाकर उन नासमझ गांव वालों को अंदाजा हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने गजराज की जगह बेगुनाह वीरेंद्र को जिंदा जला दिया। वो इंसाफ नहीं, नाइंसाफी थी। अपनी इस गलती को छिपाने के लिए उन्होंने इतिहास से वीरेंद्र सिंह का नाम ही मिटा दिया और यह अफवाह फैला दी कि हवेली में गजराज का भूत भटकता है। 100 साल पहले जिसे जलाया गया वो मैं था, पर दुनिया आज भी उस दरिंदे के नाम से कांपती है। वाह रे नियति, ये कैसा खेल था तेरा। तो इसका मतलब है कि उस काली रात ठाकुर गजराज सिंह की जगह तुम्हें जलाया गया था। राकेश, सुन रहा है तू? मतलब ये ठाकुर वीरेंद्र सिंह हैं। गांव वालों ने जो कहा वो सब सफेद झूठ था। हाँ बखुदार, हाँ, मैं ही ठाकुर वीरेंद्र सिंह हूं। उस काली रात से मैं सिर्फ बदले की आग में जल रहा हूं ताकि मेरे भाई का पाप कभी ठंडा ना पड़े। इंतजार कर रहा हूं हर पल, हर लम्हा कि कब मेरा वो पापी भाई वापस इस हवेली में लौटेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे अपनी ही चिता की राख में मिला दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका पापी भाई वो तो अब तक मर चुका होगा ना? उस काली रात को बीते हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं। एक आम इंसान 100 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? अरे बरखुरदार, तुम क्या जानो कि सच क्या है? तुम मौत की उम्र गिन रहे हो और यहां मंजर कुछ और ही है। हाँ, मेरा इंतजार तो कब का खत्म भी हो चुका है। इंतजार खत्म हो गया? मतलब क्या कह रहे हैं आप ठाकुर साहब? साफ साफ बोलिए, ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। मेरा पापी भाई, वो जालिम, वो तो ठीक मेरी आंखों के सामने ही खड़ा है। ठाकुर साहब, कहां है वो जालिम? या तो कुछ भी नहीं है, यहां सिर्फ आपका ये खौफनाक साया है। और हम दोनों, आप हमें डरा क्यों नहीं? यहां कोई और नहीं है, जवाब दीजिए। वो यही है, बिल्कुल मेरे सामने। तुम रवि, तुम ही हो ठाकुर गजराज सिंह, वही जालिम, वही पापी जिसने 100 साल पहले मुझे धोखा दिया था। पहचान लिया मैंने तुम्हें, तुम ही हो। तुमने फिर जन्म लिया है बरखुरदार। तकदीर खुद तुम्हें इस हवेली की तरफ वापस खींच लाई है। इस काली रात इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। उस रात तुमने मुझे जलाया था, लेकिन इस रात तेरा भाई तुझे जलाएगा गजराज। ठाकुर वीरेंद्र सिंह, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कहानी बहुत ज्यादा दुख भरी है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा भाई था, जिस आधार पर मुझे गुनहगार मान रहे हो? और अगर मैं था भी तो वो मेरा पिछला जन्म था। उस जन्म के पापों की सजा मुझे इस जन्म में क्यों? इस जन्म में मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ठाकुर साहब? बोलो, क्या एक बेगुनाह को मारकर तुम्हें इंसाफ मिलेगा? जवाब दो मुझे। अरे नहीं बरखुदा, तुम ही हो वो पापी।
लाख चोला बदल लो, पर रूह की कालिख नहीं छिपती। तुम्हारी ये आंखें, इन आंखों में तुम्हारी सच्चाई और वो बीता कल सब दिखता है मुझे, सब कुछ। राकेश भाई, उसे पता नहीं क्यों पर यह हवेली कभी कभी ऐसी लगती है जैसे मैं यहां कभी रहा हूं। ये ऊंची दीवारें, ये पुराना सन्नाटा, ये सब कुछ मुझे कुछ याद दिलाता है, लेकिन पता नहीं क्या, एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे हर पत्थर मेरा नाम जानता हो। एक धुंधली सी तस्वीर है जो साफ नहीं हो रही, जैसे मैं यहां मेहमान नहीं, इस हवेली का कोई पुराना हिस्सा हूं। हाँ ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। इस जन्म में रवि का क्या कसूर? इसे छोड़ दीजिए, इसे माफ कर दो सरकार। 100 साल पुरानी आग में एक बेगुनाह को मत झोंकिए। अगर ये आपका भाई था भी तो आज ये सिर्फ मेरा दोस्त है, एक सीधा सादा इंसान। क्या एक और बेगुनाह का खून करके आपको शांति मिलेगी? नहीं ठाकुर साहब, इंसाफ कीजिए, इंतकाम नहीं, रहम कीजिए इस पर। रहम? कैसा रहम? इस जालिम ने भी मुझ पर कौन सा रहम किया था? अपने सगे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया और मुझे उस शमशान की आग में तड़पता छोड़ दिया। मैंने अपने भाई के लिए क्या नहीं किया, अपनी जी जान लगा दी उसकी रक्षा में, और उसने मुझे यह सिला दिया। और ये तो तुम जानते ही हो बरखुरदार कि पिछले जन्म के काले कर्मों का हिसाब इसी धरती पर होता है। आज जो भी हो जाए, इस पापी दरिंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी ये 100 साल पुरानी प्यास आज इसके खून से ही बुझेगी। और राकेश, तू इस आग से दूर रह। तू एक सच्चा दोस्त है। इस मौत के खेल में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर गजराज सिंह चलेगा। अगली सुबह वो खौफनाक रात गुजर चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने जब हवेली की उन ठंडी दीवारों को छुआ तो मंजर बदल चुका था। वो हवेली आज भी वहीं खड़ी थी, लेकिन वहां हवेली के ठीक सामने आज धूल में एक नाम उभर आया था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, आज उसी की हवेली के सामने उसका नाम फिर से जिंदा हो गया था। इतिहास का वो पन्ना आज सबके सामने साफ था। अब इस हवेली की हर ईंट सिर्फ एक ही नाम की गवाही दे रही थी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह।